ये कहानी है उस गरीब पिता की जो अपनी बेटी को गांव के जमींदारों से बचाने के लिए उसे दासी बनाकर किसी और के घर में रखना पड़ा। क्या वो गरीब पिता ये सब करके अपनी बेटी को बचा पाएगा या नहीं? आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पाकिस्तान में एक बस्ती को देखते हैं। उस गरीब बस्ती में एक परिवार मीरू का भी है। वो अपने माता पिता की इकलौती लड़की है। उसके पिता बोल नहीं सकते। आज बहुत दिन बाद मीरू अपनी सहेली बख्तों के साथ पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है। वो थोड़ी देर वहीं पर झूला झूलने लग जाती है। तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। उस गाड़ी से एक आदमी निकल कर आता है और वो मीरू की सहेली बख्तों से कहता है कि अब तो तू बड़ी भी हो गई है और बड़ी के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी। अपने माँ बाप को बता देना कि मैं जल्द ही तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया और बख्तू मीरू के गले लगकर रोने लगी। उन दोनों ने घर आकर ये बात अपने माँ बाप को भी बताई, लेकिन बख्तू का पिता उस पर चिल्लाने लगा कि कितनी बार कहा है घर से बाहर मत जाया करो। लेकिन वो दोनों सिर्फ कुएं से पानी भरने के लिए गई थी। उसके पिता की नाराजगी जायज है। वो कहने लगा कि आखिर मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करूं? क्या मैं इसको अपने हाथों से ही मार दूं या फिर मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से उन जमींदारों को सौंप दूं? दरअसल इनकी मुश्किल ये है कि इनकी बस्ती के लोग बहुत गरीब हैं और जब इनकी बेटियां खूबसूरत और जवान हो जाती हैं और जब गांव में रहने वाले बड़ी जमींदारों की नज़र उनकी बेटियों पर पड़ती है तो वो उनकी मासूम बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं रह जाती। अगले सीन में हम गांव के उसी जमींदार को देखते हैं जिसे सब साईं बुलाते हैं। साईं अभी अभी इस गद्दी पर बैठा है। इससे पहले उसका पिता इस गद्दी पर राज करता था। वहाँ पर बस्ती के सभी लोगों को बुलाया गया था और वो सभी साईं को अपना अपना परिचय देते हैं। बस्ती के लोग कहने लगे कि हमारी जमीनें आपकी हैं, उस पर आपका पूरा हक है। और फिर मीरू के पिता की बारी आती है। साईं के नौकर बाबू ने बताया कि ये गूंगा है और ये जन्म से गूंगा नहीं है। दरअसल इसने आपके पिता से कर्ज लिया था और वो कर्ज ये चुका नहीं पाया, इसलिए आपके पिता ने सजा के तौर पर इसकी जबान काट दी। लेकिन वो कर्ज अभी भी माफ नहीं हुआ और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे किस तरह वसूल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शहर में फैजा बेगम को देखते हैं जो औरतों को उनकी मुश्किल का हल बताती है कि हमारे मजहब में जोर जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है और औरतों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। इस तरह की कई सारी बातें वो उन्हें बताती है। लेकिन फैजा बेगम की हकीकत ये है कि वो बातें तो बहुत अच्छी करती है, उसके पास पैसा भी बहुत है। इस काम में उसका पति भी उसका साथ देता है, लेकिन उसका बेटा वली और बेटी रामीन अपनी माँ की इन सब बातों को पसंद नहीं करते, क्योंकि फैजा जैसा लोगों के सामने अपने आप को दिखाती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वली अपनी बहन रामीन से बहुत प्यार करता है। रामीन की एक बेटी भी है, लेकिन उसके पति को अब बेटा चाहिए, इसलिए वो बार बार रामीन का अबॉर्शन करा देता है। इसके खिलाफ उसकी माँ फैजा कुछ भी नहीं बोलती, जबकि वाली को अपनी बहन की बहुत चिंता है और इस बात को लेकर वो अपने माँ बाप से कई बार झगड़ा भी करता है कि आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी बेटी के लिए बोलें। मुझे तो कभी कभी लगता है कि रामीन आपकी बेटी है ही नहीं। अपनी बहन के लिए वाली रामीन के पति से भी झगड़ा करता है, लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरू बकरी के बच्चे को घर लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और वो कुछ देर तक वहीं पर रुक जाती है। तभी सामने से साईं की गाड़ी गुजरती है और साईं पहली बार मीरू को देखता है। उसके नौकर बाबू ने उसे बताया कि ये तो वही गूंगे राजू की लड़की है जिसने आपके पिता से कर्ज लिया था और अब साईं को पता है कि उसे आगे क्या करना है। वहीं मीरू के माता पिता को चिंता है कि पिछला कर्जा चढ़ा हुआ है, इस बार की फसल भी उन्हीं को जाएगी। यदि ऐसा चलता रहा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? और तभी घर पर रोती हुई मीरू वहाँ पर पहुँची। उसने बताया कि वक्तू के घर पर ताला लगा हुआ है। वो कल मुझसे बात कर रही थी कि वो ये बस्ती को छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि वो घर छोड़कर शहर चले गए। मीरू की एक ही सहेली थी और अब वो भी चली गई, इसलिए मीरू अब बहुत अकेली पड़ गई है। और अगली सुबह साईं सीधा मीरू के घर पहुंच गया।
उसे देखते ही मीरू तुरंत ही झोपड़ी के अंदर चली गई और साईं मीरू के पिता से कहने लगा कि आज घर पर मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, हमें तुम पर बहुत भरोसा है, इसलिए हवेली में तुम अपनी बेटी को भेज दो, वो काम में हाथ बटा देगी। वहीं जाते जाते बाबू भी कह गया कि तुम्हें तो सब पता है कि साईं को ना सुनने की आदत नहीं है, यदि तुम अपनी बेटी को हवेली में भेज दोगे तो तुम्हारे 4 पैसे भी बन जाएंगे। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। अब मीरू के माँ बाप को चिंता है क्योंकि वो जानते हैं कि हवेली में लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। मीरू की माँ कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को वहां नहीं भेजूंगी, यदि उसकी औरत बीमार है तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन उन्हें कहीं न कहीं डर है कि यदि वो साईं की बात नहीं मानेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम वली के पिता को देखते हैं। उनके घर कुछ मेहमान आए हुए थे, तभी उनके घर में काम करने वाला रहीम उनके लिए जूस लेकर आता है। तभी गलती से उससे जूस गिर जाता है और इस बात पर वली के पिता को रहीम पर बहुत गुस्सा आता है। रहीम ने उन सब से माफ़ी मांगी, लेकिन वली के पिता ने उसे ये सजा दी कि वो 2 दिन तक भूखा रहेगा और ये बात वली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस बात को लेकर उनमें बहस भी हो जाती है, लेकिन उसकी अम्मी ने उससे कहा कि यदि गलती की है तो उसकी सजा भी उसे मिलनी चाहिए। फैजा और उसका पति नौकरों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, लेकिन वहीं वली रहीम को सबसे छुपकर खाना खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मीरू के पिता को देखते हैं। उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता है क्योंकि अभी तक साईं की नज़र बख्तू पर थी, पर अब वो जमींदारों से अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे। मीरू अपने पिता को चुप कराती है। तभी वक्तू के माँ और पिता वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी शहर में काम करने लगी है। हम अपनी बेटी की जिंदगी इन दरिंदों के हाथों खराब नहीं कर सकते थे। वहाँ पर अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी भी कर दी, लेकिन वक्तू की उम्र मीरू से भी कम थी और यही बात उन लोगों ने मीरू के पिता को भी समझाई कि यदि अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। अगले दिन मीरू का पिता साईं के पास जाता है। उसने साईं को झूठ बोला कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और उसके ससुराल वाले हवेली में काम करने से मना कर रहे हैं। इस बात के लिए साईं आसानी से मान गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले सीन में मीरू की अम्मी ने उसके पिता से कहा कि कुछ दिन पहले जिस लड़के की हम मीरू के लिए बात कर रहे थे, आप वहां जाकर एक बार बात करें। दरअसल कुछ महीनों पहले मीरू के माता पिता ने मीरू के लिए एक लड़का देखा था। वो लड़का है तो शादीशुदा, लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता है। जब मीरू पानी लेने जाती है तो आज फिर से साईं ने उसका रास्ता रोक लिया और मीरू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो वहां से चली तो गई, लेकिन साईं का डर अब भी उसके साथ है। रात को मीरू के पिता को पता चलता है कि उनके खेत में आग लग गई है और पूरी फसल जलकर राख हो गई, लेकिन अब उनके पास अपनी किस्मत पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन वहीं मीरू को कहीं न कहीं पता है कि यदि वो साईं की हवेली में काम करने के लिए चली जाती तो आज ये सब ना होता। अगले दिन हम देखते हैं कि फैजा बेगम के यहाँ कोई काम वाली काम करने के लिए तैयार ही नहीं। उनके घर में जिस तरह नौकरों के साथ बर्ताव किया जाता है, इसलिए उनके यहाँ कोई काम करने वाला टिकता ही नहीं। इसलिए वो आज एक औरत से कह रही है कि अब की बार ऐसी लड़की लेकर आना कि वो काम छोड़कर ना जाए। वहीं वली अपने दोस्त फरहान के घर जाता है। उसका दोस्त एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन वली को अपने घर से ज्यादा उसके घर में सुकून मिलता है। वो फरहान की माँ को अपनी माँ मानता है और उसे भी उसके परिवार से बेहद प्यार मिलता है। और यहाँ हम बता दें कि फरहान वली की बहन रामीन को पसंद करता था। फैजा बेगम को भी इस बारे में पता था। वो अपनी बेटी की शादी फरहान से कभी नहीं करा सकती थी। उसने अपना फायदा देखा और रामीन की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से कराई। जब वली के पिता को इस बारे में पता चला कि वली अब भी अपने दोस्त से मिलता है, तो वो उससे कहने लगे कि यदि दोस्ती करनी है तो अपनी क्लास वालों से करो। इन छोटे लोगों से दोस्ती करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वली ऐसा कुछ भी नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ मीरू को पता चलता है कि उसके पिता उसकी शादी की बात करने गए हैं, लेकिन मीरू अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो इसलिए क्योंकि उसके सिवा
उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वहीं हम मीरू के पिता को देखते हैं। वो लड़के के पिता से बात करने गया है। लड़के के पिता ने कहा कि बात पहले जैसी नहीं रही। मैंने सुना है कि साईं तहावर की नज़र मीरू पर है, और परसों तो मेरे छोटे बेटे ने भी देखा। आजकल साईं मीरू का रास्ता बहुत ज़्यादा रोक रहा है, और इसलिए हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। और इस बात से घर में सब दुखी हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। अगले दिन मीरू के पिता को साईं अपने पास बुलाता है। साईं ने उससे कहा कि तुम अपना कर्जा कब चुकाओगे? तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, और अब इसका एक ही हल है कि तू अपनी बेटी को मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दे, और तेरा सारा कर्जा माफ। मीरू का पिता उससे मिन्नतें करने लगा कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें। वहीं मीरू की माँ भी अपने पति से कहने लगी कि हमारी बेटी कोई भेड़ बकरी नहीं है, इस तरह हम उसे किसी के पास भी भेज दें। उनकी सारी बातें मीरू भी सुन लेती है। तभी उनके घर वक्तू के माता पिता भी आ जाते हैं। उनकी परेशानी को सुनकर वक्तू की माँ उनसे कहने लगी कि हमने भी तो अपनी बेटी को शहर में भेजा ही है, वहाँ पर उसे बड़े बड़े घरों में काम मिल गया है। यदि अपनी बेटी को बचाना है तो तुम भी इसे शहर भेज दो। गरीब लड़कियों को वहाँ बहुत अच्छा काम मिल जाता है। लेकिन वक्तू अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वहीं दूसरी तरफ वली की माँ फरहान की माँ के पास जाती है। उसने कहा कि अपनी बेटी को समझाओ कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। ये दोस्ती मुझे पसंद नहीं, और मैं जो चाहती हूँ वही होता है। फरहान की माँ ने उससे कहा कि दोस्ती ऊंच नीच देखकर नहीं की जाती। मेरे पास मेरे बेटे के अलावा बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास आपकी दौलत के अलावा कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम वली की बहन रामीन को देखते हैं। वो अक्सर अपने दिल में छुपी हुई बातों को डायरी में लिख देती है, और उसकी डायरी आज उसके पति ने पढ़ ली। वो रामीन से कहने लगा कि यदि तुम्हें इतनी तकलीफ है यहाँ, तो तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली तकलीफ क्या होती है। इतना कहते हुए उसने रामीन का हाथ गरम चाय में डाल दिया। अपनी माँ की चीखें वो छोटी सी बच्ची सुन रही थी। दरअसल रामीन और आदिल की शादी एक बिजनेस डील है। रामीन के साथ जो भी यहाँ होता है, यदि वो अपने माँ पिता को बताती भी है तो वो उसे यही कहकर समझा देते हैं कि मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसलिए वो सारी तकलीफें सहती रहती है। वहीं रात को साईं मीरू के घर पहुंच गया। वो उन्हें धमकी देने लगा कि तुम लोगों के पास 3 दिन का टाइम है। इन 3 दिन के अंदर या तो अपना कर्जा चुका दो, या फिर अपनी बेटी को मेरे पास भेज देना। यदि कर्जा नहीं चुकाया तो मैं खुद यहाँ आकर इसे ले जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, और अब मीरू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की। और इस पर उसकी माँ ने और वक्तू के माता पिता ने उसे समझाया कि आज अभी के अभी तुम हमारे साथ शहर चलो। और बिना वक्त गवाए मीरू की माँ वक्तू के माता पिता के साथ मीरू को लेकर शहर चले जाते हैं। शहर पहुंचकर रास्ते में मीरू को कुछ बकरियां दिखी। दरअसल वो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करती है, और वो सिर्फ उसका ये भ्रम था। वो उन्हें देखकर उनकी तरफ भागने लगी। तभी सामने से वली की कार वहां पर आ जाती है, और वली पहली बार मीरू को देखता है। मीरू की माँ वली से माफी मांगती है, और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और अगले ही दिन मीरू को एक औरत ने काम दिलवाया। उसने बताया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बेटी को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप इसे सिर्फ 15 दिनों के बाद ही मिल सकते हैं। दरअसल मीरू को काम फैजा बेगम के घर करना था। फैजा बेगम ने उसकी माँ को बताया कि इस लड़की को 2 साल तक हमारे घर पर ही रहना होगा, और इसके हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। और ये बात सुनकर मीरू की माँ बहुत खुश हुई। और यदि मुझे कभी पता चला कि इसकी शादी होने वाली है या कोई और बहाना, तो मैं 2 लाख के 4 लाख रुपए वापस लूंगी। और इस तरह मीरू की अम्मी उसे छोड़कर चली जाती है। मीरू बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए रहीम ने उसे समझाया कि यदि अपने माँ बाप के सिर से कर्जा उतारना है तो तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। तभी खिड़की से वली ने भी मीरू को देखा। कुछ देर बाद वो रहीम के पास पहुंचा और उससे पूछा कि ये नई लड़की कौन है। उसने बताया कि वो आपसे हमारे घर में काम करेगी, गांव से आई है,
इसलिए बहुत ज्यादा डर रही है। आज मीरू के हाथ का बना हुआ खाना खाकर सब लोग खुश हैं। बड़े दिनों बाद उन्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना मिला है। फैजा बेगम ने उन्हें बताया कि मैंने उस लड़की की माँ को 2 साल का एडवांस भी दे दिया है। इसका मतलब है कि मीरू के माँ पिता अब साईं का कर्जा चुका सकते हैं। लेकिन फैजा बेगम इस बात पर हंस रही है। क्यों समझिए कि उन लोगों ने अपनी लड़की हमें बेच दी है। वहीं मीरू के पिता ने साईं को पूरे पैसे लौटा दिए। लेकिन साईं को अब ये फिक्र है कि आखिर इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, और यदि इस तरह और भी गांव वाले करने लगे तो हमारा इस तरह इस बस्ती में राज कैसे चलेगा। और यदि मीरू मेरी ना हुई तो जिस तरह मैंने इनके खेत जलाए थे उसी तरह मैं मीरू को भी जला दूंगा। और अब मीरू उन सब का ध्यान रखती, यहाँ तक कि वली का भी। एक दिन फैजा बेगम के पास हर दिन की तरह कुछ औरतें आईं। फैजा उन्हें उनकी मुश्किल का हल बताती है। उसकी बातों में बहुत गहराई थी और मीरू उनकी बातें सुन रही थी। जब फैजा ने मीरू को देखा तो उसने कहा कि आकर हमारे पास बैठ जाओ। और जब कुछ देर के बाद वो औरतें वहाँ से चली गईं, तो फैजा ने मीरू के बाल पकड़कर उसे जलील करने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की, और जब मैंने तुम्हें बैठने को कहा तो तुम हमारी बराबरी में आकर बैठ गई। जैसा मीरू ने फैजा बेगम को समझा था वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने उसे गरीब और गंदी नाली के कीड़े भी कह दिया। और तभी वली वहाँ पर आ जाता है। वली को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ को भी समझाया कि ये गलत है। काम करवाने में और इस तरह उन पर जुल्म करने में बहुत फर्क होता है। वहीं दूसरी तरफ मीरू के पिता का कुछ लोगों ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया, और वो साईं के आदमी ही रहे होंगे, क्योंकि मीरू के पिता ने उसका कर्जा जो चुका दिया है। वहाँ मीरू पर फैजा बेगम के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं और साईं को मीरू की तलाश है। आगे इस कहानी में क्या होगा हम अगले एपिसोड में जानेंगे।